AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया तो बना था 1 जुलाई 1949 को, लेकिन आपको पता है राइट फ्रॉम डे वन व्हेन द इंस्टीट्यूट वाज फॉर्म्ड, उस दिन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं बने। ICAI was formed as an accounting body with an autonomous powers in India। मतलब हर एक देश की एक अकाउंटिंग बॉडी होती है, जैसे अमेरिका की है AICP, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, वैसे ही सिमिलर अकाउंटिंग बॉडीज ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, इंग्लैंड में, हर देश में। हमारे देश में, हिंदुस्तान में जो अकाउंटिंग बॉडी बनी वो बनी 1 जुलाई 1949 को, और उसका नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इस अकाउंटिंग बॉडी का काम था हमारे देश में, हिंदुस्तान में, अकाउंटिंग को गवर्न करना। जैसे RTO का काम होता है रोड ट्रांसपोर्ट को गवर्न करना, DGCA का काम होता है एयर ट्रांसपोर्ट को गवर्न करना, वैसे ही ICAI की जिम्मेदारी थी हमारे देश में अकाउंटिंग को गवर्न करना। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि जब हम कहते हैं अकाउंटिंग को गवर्न करना, इसका मतलब क्या। तो ये एक इंस्टीट्यूट भारत सरकार ने इस ऑब्जेक्टिव से बनाई थी कि ये इंस्टीट्यूट हमारे देश को समझाएगी कि अकाउंटिंग के रूल्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग कैसे की जाती है, ताकि सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक जैसे बने, एक तरीके से बने, सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल हो, ताकि यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको कंपेयर करके एक सोचा समझा अच्छा डिसीजन ले सके और वहां कोई किसी को चीट ना करे। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से कहा कि आपको हमारे देश के लिए ना सिर्फ अकाउंटिंग की पॉलिसीज बनानी है, बल्कि यू ऑल्सो हैव टू ड्राइव द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन दिस कंट्री। और इसीलिए ICAI को जिम्मेदारी दी गई कि आप CA का कोर्स बनाएं, CA के स्टूडेंट्स की एग्जाम कंडक्ट करें और उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाएं। 1949 में ICAI बनने के बाद टाइम एंड अगेन ICAI अकाउंटिंग गाइडलाइंस देता आया, ऑडिट करता आया, टैक्सेशन देखता आया, कंसल्टेंसी, ये वो। लेकिन जरूरत महसूस हुई जाकर 1977 में, 21 अप्रैल 1977 को, मतलब 1949 में ICAI बनने के करीबन 28 साल बाद, 28 इयर्स बाद, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैज इनकॉर्पोरेटेड इट्स कमिटी, जिसका नाम रखा गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। It was a separate committee which was given the responsibility to now make accounting standards, that is the rules of accounting। मतलब सर उससे पहले 1977 से पहले 28 इयर्स तक इंडिया में कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं थे। इसका मतलब है 1977 से पहले जितने भी लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने उन्होंने कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा, क्योंकि कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था ही नहीं। The accounting standards itself start making after 21st April 1977। International Accounting Standard Board उसका काउंटर पार्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन इंडिया। 1973 जून 1973 में ग्लोबल लेवल पर बनी थी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, जिसका नाम रखा गया बाद में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और इंडिया में 1977 में बना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और तब से शुरुआत हुई इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनने की। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है, इसमें कौन कौन लोग होते हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है इन द प्रीफेस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो होता है, ये क्या प्रोसेस फॉलो करता है व्हेनेवर दे वांट टू मेक अ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और दे वांट टू मेक मॉडिफिकेशन इन एन एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये हमने पढ़ रखा है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी उनको फील हो, महसूस हो कि हमारे देश में कहीं अकाउंटिंग, इस पर्टिकुलर चीज की अकाउंटिंग को लेकर कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, तो वहां पर वो उस कंफ्यूजन को दूर करे, उसके लिए गाइडलाइंस बनाए। एक एक कर 1977 में चार्ज लेने के बाद ICAI के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने एक एक कर डायरेक्शन में अकाउंटिंग के रूल्स बनाना चालू किए। स्टार्टिंग विद AS2 इन्वेंट्रीज पे रूल बनाए, AS3 बनाया, जहां पर कंपनी एक्ट का सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 कहता है कि हर कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। लेकिन ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है, ये कंपनी एक्ट नहीं कहता है, तो इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने AS3 बनाया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने AS7 बनाया, जहां पर ICAI के ASB ने यह सिखाया कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, कितना रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस का रिकॉग्निशन क्या होना चाहिए, व्हाट इफ करंट ईयर में तो प्रॉफिट हो रहा है लेकिन अगर एस्टिमेटेड बेसिस पर मैं देखूं तो कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, ये हमें AS7 ने सिखाया। और AS7 किसने बनाया, ASB ने बनाया। जब ICAI को महसूस हुआ कि लोगों को रेवेन्यू रिकॉग्निशन को लेकर
कंफ्यूजन है, तो आईसीआई ने AS9 बनाया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जहां उन्होंने समझाया हाउ डू यू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन यू सेल द गुड्स, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू व्हेन यू रेंडर द सर्विसेज फ्रॉम इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड्स एक्सेट्रा। आईसीआई ने जब देखा कि लोग इन्वेंट्री में बड़ा मैनिपुलेशन कर रहे हैं, हाँ उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो लोगों ने आईसीआई ने क्या किया, लोगों के इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बनाया। लोग जब एसेट्स खरीदते थे अपनी मन मर्जी के हिसाब से उसका वैल्यूएशन करते थे, कोई एसेट को कॉस्ट मॉडल पे वैल्यू करता था, तो कोई रिवैल्यूएशन मॉडल पे वैल्यू करता था, तो कोई फेयर वैल्यू अप्रोच फॉलो करता था। हर एक इंसान अपनी मर्जी से किए जा रहा है, मतलब मैं कभी कंपैरिजन नहीं कर सकता हूं कंपनी ए की बैलेंस शीट में जो प्लांट एंड मशीनरी दिख रही है और कंपनी बी की बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी दिख रही है, मैं इन दोनों का कंपेरिजन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि एक कॉस्ट मॉडल फॉलो करता है, दूसरा फेयर वैल्यू अप्रोच फॉलो करता है। कंफ्यूज्ड। I cannot compare financial statements until and unless they are uniformly prepared. तो ICAI ने वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बनाया, जिसका पहले नाम था अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स और अब उसका नाम है प्रॉपर्टी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने 1977 के बाद अलग अलग एरियाज आइडेंटिफाई किए जहां पर अकाउंटिंग को रेगुलेट करने की जरूरत है, जहां पर अकाउंटिंग के रूल्स डिफाइन करने की जरूरत है, जहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने की जरूरत है, और वहीं पर जाकर उन्होंने बनाया AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। स्टैंडर्ड बहुत छोटा है, सबसे पहले मैं आपके सामने इसके समरी नोट्स बना के लेके आऊं, सबसे पहले मैं आपको इसकी मदद से समझाऊंगा और उसके बाद में हम लोग जंप करेंगे आईसीआई स्टडी मटेरियल पे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज की। दोस्तों हम कोई भी चीज जब खरीदते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मोबाइल फोन, हम मार्केट से जाकर मोबाइल फोन खरीदते हैं, तो उस मोबाइल फोन के साथ एक यूजर मैनुअल आता है। यूजर मैनुअल हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, और अगर इंपोर्टेड प्रोडक्ट है तो वो उधर की लोकल करेंसी, लोकल लैंग्वेज में भी होता है। यूजर मैनुअल में उस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी लिखी होती है, वो प्रोडक्ट की अच्छाइयाँ क्या है, बुराइयाँ क्या है, उससे किन किन चीज़ों में नुकसान हो सकता है, हैजार्ड हो सकता है, उसको स्टार्ट कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, चार्ज कैसे करते हैं, एंड सो ऑन। ये क्यों दिया होता है आखिर ये यूजर मैनुअल किसी भी प्रोडक्ट के साथ क्यों दिया होता है? ताकि किसी यूजर को अगर वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना नहीं आता है तो उसको इस्तेमाल करना है, और जो यूजर उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है उसको उस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बेटर जानकारी मिले, ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन मिले। हम लोग डोमिनोज में जाते हैं पिज्जा खाने के लिए, ठीक है, पिज्जा का नाम लिखा होता है फार्म हाउस। अब ये फार्म हाउस पढ़ के हमें क्या समझ में आएगा? हाउ डू वी आइडेंटिफाई जस्ट बाय रीडिंग दिस नेम फार्म हाउस कि आखिर वो पिज्जा के कंटेंट क्या क्या है? हाउ डू वी आइडेंटिफाई? हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें टॉपिंग्स क्या लगती है, वो स्पाइसी है, माइल्ड स्पाइसी है, वेरी स्पाइसी है? वी रियली डोंट नो। हाउ डू वी नो? Okay, we get to know only when we read below the name farmhouse. They've written into bracket. अच्छा, इसके अंदर फ्रेश टमाटोज होते हैं, अनियन होते हैं, कैप्सिकम होते हैं। अच्छा, हाँ, अब ये पिज्जा मैं खा सकता हूँ। नो, आई डोंट लाइक ऑलिव्स, तो मैं ये पिज्जा नहीं खाऊंगा। आई डोंट लाइक मशरूम्स, मैं ये पिज्जा नहीं खाऊंगा। आई लाइक हैलोपिनोस, तो मैं ये पिज्जा खाऊंगा। हमें सिर्फ नाम से पता नहीं चलता है। एग्जैक्टली उसी तरह हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो किसी डिश से कम नहीं होते हैं। जैसे ही कोई डिश बनाई जाती है, गुजराती लोग ढोकलास बनाते हैं, ठीक है, हमारे बिहारी लोग जो है लिट्टी चोखा बनाते हैं, राजस्थानी लोग दाल बाटी बनाते हैं। अब दिखने में लिट्टी चोखा इज वेरी सिमिलर टू राजस्थानी दाल बाटी, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जहां राजस्थानी दाल बाटी लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, लिट्टी चोखा में जो लिट्टी बनती है भाई वो ही मीठी होती है। तो अब पॉइंट समझने की क्या जरूरत है? जैसे कोई डिश होती है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एक डिश की तरह ही होता है, एक फिनिश्ड गुड्स होता है जिसको बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। वी नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रिपेयर दिस फिनिश गुड, टू प्रिपेयर दिस डिश। अब ये डिश उतनी अच्छी बनेगी जितने अच्छे हम रॉ मटेरियल सेलेक्ट करेंगे। तो हमारी इस डिश का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इस डिश को बनाने के लिए जो अलग अलग प्रकार के हमारे पास रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं उसका नाम है अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिंपल सी चीज कहता है,
पहला स्टैंडर्ड है, सिंपल सी चीज कहता है जैसे किसी भी प्रोडक्ट के साथ उसका यूजर मैनुअल होता है, वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट नामक इस प्रोडक्ट के साथ इसका एक यूजर मैनुअल होना चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, NTA। ये नोट्स टू अकाउंट्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम हमारे इस डिश को बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक जगह पर हम लोग डिस्क्लोज कर देते हैं, सो दैट द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस डिश को खाने वाला, इस डिश को इस्तेमाल करने वाला, वो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देखकर समझ जाए कि अच्छा ये डिश बनाते समय कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज का इस्तेमाल हुआ है। और ऐसा क्यों? इसके कई सारे रीजंस हैं। नंबर 1, इट गिव्स अ क्लियर डिस्क्लेमर कि मैंने कुछ छुपाया नहीं है, मैंने सब कुछ बताया। इट गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीटनेस बनाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। जैसे किसी कंज्यूमर को हो सकता है किसी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी हो, कुछ इंग्रेडिएंट से एलर्जी हो, तो वो फूड खाने से पहले इंग्रेडिएंट्स चेक करता है कि अच्छा इसमें ये कहीं तो इंग्रेडिएंट नहीं है जिससे मुझे एलर्जी है, अगर हाँ तो आई शुड अवॉइड दिस फूड। ठीक उसी तरह वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी इवैल्यूएट करता है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे पहले आपको बताता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। फिर ये बताता है कि आपने करंट ईयर में अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर रखी है तो आप उस अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कब कर सकते हो, व्हेन कैन समवन चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी। उसके बाद ये बताता है कि आपके पास बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब मुझे किसी डिश को तीखा करना है तो उसे तीखा बनाने के लिए मैं आई कैन यूज द फ्रेश ग्रीन चिलीज। अब फ्रेश ग्रीन चिलीज में भी आप देखिए एक डार्क ग्रीन आती है जो बहुत तीखी होती है, जिसको महाराष्ट्र में लौंगी मिर्च कहा जाता है। एक लाइट ग्रीन मिर्च आती है जो ज्यादा तीखी नहीं होती है। मैं फ्रेश ग्रीन चिलीज के अंदर ये दो वैरायटी यूज कर सकता हूं। अगर मैं ये यूज ना करूं तो मैं सूखी लाल मिर्च यूज कर सकता हूं, मैं लाल मिर्च का पाउडर यूज कर सकता हूं, मैं चिली फ्लेक्स यूज कर सकता हूं। तो वैसे ही हमारे पास बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है। राइट नाउ फॉर दिस स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी का मैं एग्जांपल दे दूं तो डेप्रीसिएशन का मेथड भी एक अकाउंटिंग पॉलिसी है फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड। हाँ, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट है क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में देखा हमने कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट एन अकाउंटिंग पॉलिसी, इट इज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट। उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करते हैं, चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इट इज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट, बिकॉज जब हम डेप्रिसिएशन का मेथड सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम कुछ एस्टिमेशन लगाते हैं कि एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी होगी, एसेट की रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी, हेंस इट्स चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ AS1 राइट नाउ एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इंक्लूड्स द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, द मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन, एज सिंपल एज दैट। तो मैं एक अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करता हूं, it's like selecting an ingredient to make my dish. So what are the factors to be considered, वो हम यहां देखेंगे। हम देखेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions क्या है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट AS1 के 4 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, वो हमें देखना है। दैट्स ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इज ऑल अबाउट डिस्क्लोजर। अच्छा, AS1 कहता है कि भाई हमारी AS1 की तो ये फलाना डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, कितनी है? 4। AS1 की 4 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है जो हर एक कंपनी को कंप्लाई करना है, हर एक एंटिटी को कंप्लाई करना है, जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है। इसके अलावा आगे के जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, हर एक स्टैंडर्ड की अपनी रिस्पेक्टिव डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एडिशनल होगी, वो आपको कंप्लाई करना ही करना है। तो अगर मैं कहूं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टोटल कितनी डिस्क्लोजर्स करने हैं, तो इट इज डिस्क्लोजर एज पर AS1 प्लस अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो सारे डिस्क्लोजर्स करने हैं। स्टैंडर्ड में कोई कैलकुलेशन नहीं है। एज आई टोल्ड, हर स्टैंडर्ड या तो कैलकुलेशन बेस्ड होगा या डिस्क्लोजर बेस्ड होगा। दिस is not a calculation based standard, this is a pure 100% disclosure based standard. It first talks about what's an accounting policy. An accounting policy refers to specific accounting principles and method of applying those principles. An accounting policy refers to specific accounting principles. Principles मतलब rules and method of applying those rules.
अलग अलग एडजस्टमेंट, अलग अलग चीज़ों के लिए रूल्स हैं। AS12 हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट में हम लोग पढ़ते हैं कैपिटल ग्रांट। कैपिटल ग्रांट में हम लोग देखते हैं फॉर अ स्पेसिफिक आइटम ऑफ फिक्स्ड एसेट। वहां पे हम दो अप्रोच देखते हैं, आइदर वी कैन फॉलो द ग्रॉस अप्रोच और वी कैन फॉलो द नेट अप्रोच। ये क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसीज है और उसको कैसे अप्लाई किया जाए। बाय एन एंटरप्राइज इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो सभी रूल्स, वो सभी इंग्रेडिएंट जिसका मैं इस्तेमाल करता हूं मेरी डिश को बनाने में और मेरी डिश को सजाने में, गार्निश करने में। प्रिपरेशन मतलब बनाना, प्रेजेंटेशन मतलब उसको डिस्क्लोज करना, उन्हें कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, अंडर व्हाट सिचुएशंस कैन समवन चेंज एन अकाउंटिंग पॉलिसी। आपने एक पॉलिसी फॉलो की है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई हैव सेलेक्टेड स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन टू डेप्रिशिएट माय एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट ईयर मेरी इच्छा है कि मैं डेप्रिसिएशन की मेथड चेंज कर दूं। आई वांट टू चेंज माय डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम SLM टू WDV। मैं चाहता हूं कि अभी तक जो मैं स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करता था, अब मैं स्ट्रेट लाइन मेथड ना फॉलो कर मैं WDV मेथड फॉलो करूं। कैन आई डू सो? कैन आई डू सो? इट्स अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो AS1 कहता है भाई हम रोकेंगे नहीं, बस ये तीन में से एक क्राइटेरिया होना चाहिए। पहला क्या? अडॉप्शन ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज रिक्वायर्ड बाय अ लॉ और स्टैट्यूट। आप ये जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर रहे हैं, ये क्यों चेंज कर रहे हैं? अगर ये किसी लॉ की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि भैया WDV यूज करना है, तो अभी तक मैं SLM यूज कर रहा था, अब मैं WDV यूज कर रहा हूं क्योंकि कंपनी एक्ट मुझे कहता है, इट्स रिक्वायर्ड बाय एनी अदर लॉ और स्टैट्यूट, तो आप कर सकते हो। दूसरा, फॉर बेटर कंप्लायंस ऑफ एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर आपको लगता है कि मेरे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करने से मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ज्यादा बेटर तरीके से कंप्लाई कर रहा हूं तो आप कर सकते हो। एंड तीसरा, इफ द चेंज वुड रिजल्ट इन मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मेरे ये बदलाव करने से, मेरे ये मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को चेंज करने से अगर मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेहतर बनते हैं, इम्प्रूव्ड बनते हैं, तो मैं ये चेंज कर सकता हूं, नहीं तो मैं ये चेंज नहीं कर सकता। अब जैसे कि मैंने कहा, हमारे पास तो इतनी सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज अवेलेबल होती है, जैसे कि AS12 को मैंने रेफर किया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में कैपिटल ग्रांट्स में अकाउंटिंग फॉर स्पेसिफिक आइटम ऑफ फिक्स एसेट्स के लिए आई कैन फॉलो आइदर द ग्रॉस अप्रोच और आई कैन फॉलो द नेट अप्रोच। अब ये बात उन बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी जिनका AS12 हुआ है, जिनका नहीं हुआ है थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो आप ये समझ लो, फॉर डेप्रिसिएशन आई कैन फॉलो SLM, आई कैन फॉलो WDV, आई कैन फॉलो प्रोडक्शन यूनिट मेथड। मैं कौन सी मेथड फॉलो करूंगा? हाउ डू आई सेलेक्ट दैट? मैं ये सेलेक्ट करने के लिए तीन फैक्टर्स कंसिडर करता हूं। सबसे पहला है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। विचएवर अकाउंटिंग पॉलिसी आई फॉलो, आई शुड इंश्योर कि उस अकाउंटिंग पॉलिसी से मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या असर पड़ेगा। नॉट जस्ट द फॉर्मेट ऑफ द ट्रांजेक्शन बट इन द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन। काफी बार आप देखिए, आपने यू वुड हैव हर्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है बाहर से आप अपना घर बहुत खूबसूरत दिखाते हैं, वाओ मेरा घर बहुत खूबसूरत है, इस घर में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक्चुअल में ना अंदर सब कुछ खोखला होता है, रिश्ते खोखले होते हैं, लोगों के बीच में मनमुटाव होता है, लोग बीमार हैं, लोग परेशान हैं, लोग तनाव में हैं। इसको कहते हैं विंडो ड्रेसिंग, कि आप सिर्फ अपने घर की खिड़की को खूबसूरत बनाते हैं, एक्चुअली घर के अंदर बहुत तनाव है। तो आपको ये देखना है सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या कहता है कि विच एवर अकाउंटिंग पॉलिसी यू यूज, दैट अकाउंटिंग पॉलिसी शुड एक्चुअली रिफ्लेक्ट द ट्रू सब्सटेंस ऑफ योर ट्रांजेक्शन एंड नॉट जस्ट द फॉर्मेट ऑफ योर ट्रांजेक्शन। अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, AS19 लीजेस के अंदर। AS19 आप पढ़ेंगे लीजेस, थोड़ा टेक्निकल स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीजिंग में हम दो टाइप की लीज देखते हैं, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज के अंदर पता है क्या होता है? मैं एक फाइनेंस कंपनी के पास जाकर कहता हूं कि मुझे ये वाली एसेट खरीदनी है, ये फाइनेंस कंपनी मुझे वो एसेट खरीद के देती है। अब पैसा मेरा नहीं है, पैसा उस फाइनेंस कंपनी का है, वो फाइनेंस कंपनी ने वो एसेट खरीदी है, दे आर द बायर, और वो एसेट को मुझे खरीद के दिया है बिकॉज मुझे वो एसेट यूज करना है। अब इसके बदले मैं इस फाइनेंस कंपनी को हर महीने EMI देता हूं, इंस्टॉलमेंट्स पे करता हूं। आई होप ये क्लियर है आपको। नाउ अंडरस्टैंड, मैं इस एसेट का ओनर हूं क्या, लीगल ओनर हूं क्या? आंसर है नहीं। लीगल ओनर तो वो फाइनेंस कंपनी है, बिकॉज इट इज द फाइनेंस कंपनी विच हैज गॉन टू दैट सप्लायर टू परचेज दैट एसेट। इट इज द फाइनेंस कंपनी हु हैज एक्चुअली मेड पेमेंट टू द सप्लायर फॉर द एसेट एंड देन दे हैव लीज्ड दैट एसेट टू मी। उन्होंने मुझे किराए पे दिया है,
उन्होंने मुझे ईएमआई पे दिया है, मैं उसकी इंस्टॉलमेंट्स इस फाइनेंस कंपनी को पे करता हूं, तो मैं ओनर नहीं हूं। लेकिन आपको पता है AS 19 क्या कहता है? इन केस ऑफ फाइनेंस लीज इट इज दी लेसी, मैं हूं लेसी। ये फाइनेंस कंपनी कहलाता है लेसोर, मैं हूं लेसी। इट इज द लेसी हु क्लेम्स द डेप्रिसिएशन ऑन एन एसेट इवन दो यू आर नॉट द लीगल ओनर ऑफ द एसेट। अब कितना कितना आयरनिकल है ये स्टेटमेंट, देखिए। हमने हमेशा बचपन से क्या पढ़ा है कि डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज बाय द ओनर ऑफ द एसेट, बराबर है। अब इस एग्जाम्पल में एसेट का ओनर कौन है? लेसोर, मतलब द फाइनेंसिंग कंपनी। ही इज द वन हु हैव परचेज्ड द एसेट एंड हु हैव मेड द पेमेंट फॉर द एसेट। उसने ये एसेट मुझे यूज करने के लिए दी है, लीज पे दी है। आई एम द लेसी। तो आइडियल केस सिनेरियो में एसेट का ओनर क्योंकि फाइनेंसिंग कंपनी है, लेसोर है, डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज बाय फाइनेंसिंग कंपनी, दैट इज द लेसोर। लेकिन AS 19 के अंदर ऐसा नहीं होता है। यहां पर डेप्रिसिएशन मैं चार्ज करता हूं, लेसी चार्ज करता है ओनर की तरह। बिकॉज AS 19 कहता है कि आप ट्रांजेक्शन के ना फॉर्मेट को मत देखो, जो ऊपरा ऊपरी दिखावा चल रहा है ना उसको मत देखो, आप ट्रांजैक्शन के सब्सटेंस में जाओ। दो लोग साथ में रहते हैं, मांग में संदूर है, गले में मंगलसूत्र है, अग्नि के साथ फेरे ले लिए हैं, इसका मतलब है वो पति पत्नी नहीं है। जरूरी नहीं है वो पति पत्नी हो। संसार को दिखाने के लिए, दुनिया का दिखावा करने के लिए शायद वो पति पत्नी है। अगर मन में प्यार नहीं है तो शादी मुकम्मल कहां हुई है भाई मेरे? शादी मुकम्मल नहीं हुई है। और काफी रिश्ते ऐसे होते हैं जहां हमारे सर शाहरुख खान कहते हैं हर रिश्ते का कोई नाम नहीं होता, हर रिश्ते की कोई पहचान नहीं है। कुछ रिश्ते सिर्फ दिल के रिश्ते होते हैं। सब्सटेंस ओवर फॉर्म यही चीज कहती है। डोंट गो ऑन द फॉर्मेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, दिखावे पर मत जाओ, गो ऑन द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन, अपनी अकल लड़ाओ। ये एसेट को कौन यूज कर रहा है? लेसी यूज कर रहा है। इवन दो लेसी ओनर नहीं है, बट लेसी ओनर की तरह यूज कर रहा है। लेसोर को एसेट में इंटरेस्ट नहीं है, लेसोर को तो सिर्फ इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है। तो लेसोर एक्चुअल में एसेट का ओनर होकर भी वो ओनर नहीं है। डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा? जो एक्चुअल में एसेट को ओनर की तरह यूज कर रहा है। तो AS 19 बोलता है भैया सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखो, लुक एट द सब्सटेंस टिंट ऑफ द ट्रांजैक्शन, डोंट जस्ट गो ऑन द लीगल फॉर्मेट। ऊपर से क्या देख रहा है? कागजी डॉक्यूमेंट्स पे मत जाओ। कागजी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से इसका ओनर लेसोर है, तो डेप्रिसिएशन लेसोर चार्ज करेगा, ऐसा रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं। कागजी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर मत जाओ। दूसरी चीज है प्रूडेंस। मैं जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करता हूं, इट शुड फॉलो द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? सिंपल सी चीज कहता है, माय एक्चुअल एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड बट माई एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस शुड ऑल्सो बी रिकॉर्डेड। मुझे बिजनेस करते समय सिर्फ एक्चुअल एक्सपेंसेस नहीं, बल्कि फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस को भी एक एस्टिमेशन लगाना और उसका प्रोविजन बनाना है। क्योंकि प्रूडेंस सिंपल सी चीज कहता है, रेवेन्यू शुड ऑलवेज बी टेकन ऑन एक्चुअल बेसिस एंड एक्सपेंसेस शुड बी टेकन ऑन एस्टिमेशन बेसिस। तो ही आप अपने बिजनेस का एक प्रूडेंट पिक्चर दे सकते हैं, एक रियल पिक्चर दे सकते हैं। अगर मैं शुरुआत से अपने रेवेन्यू का एस्टिमेशन हाई लगा लूं तो फिर तो मैं एक डिसीव्ड इमेज दे रहा हूं सबको। तो मैं जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी बनाऊं, फॉलो करूं, वो ऐसी होनी चाहिए जो सब्सटेंस ओवर फॉर्म करे, मेरे ट्रांजैक्शन के फॉर्मेट पे ना जाए, सब्सटेंस पे जाए, जो मेरे बिजनेस की प्रूडेंट पिक्चर दिखाए और जो मटीरियलिटी पे फोकस करे। मटीरियलिटी का मतलब होता है मटीरियल ट्रांजैक्शन। मटीरियल ट्रांजैक्शंस का पहले टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं। मटीरियल ट्रांजैक्शंस आर दोज ट्रांजैक्शन व्हिच कैन अफेक्ट द डिसीजन ऑफ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब उस ट्रांजैक्शन के होने से या ना होने से अगर किसी भी यूजर ऑफ फाइनेंशियल, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर होता है, अगर उसके डिसीजन में कोई चेंज होता है, परिवर्तन होता है, तो उस ट्रांजैक्शन को हम कहेंगे मटीरियल ट्रांजैक्शन, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। तो मुझे ये देखना है कि भाई मैं जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करता हूं ना, वो अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो मेरे लिए मटीरियल हो, फालतू नहीं हो। मतलब एवं ही मैंने कोई तो पॉलिसी लगानी है करके मैं लगा रहा हूं, वो वाली बात नहीं। वो पॉलिसी का कुछ इंपैक्ट होना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है कि हम जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, व्हेनेवर वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमें ये 4 डिस्क्लोजर्स करने हैं। सबसे पहले नंबर 1, ऑल द अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड in preparation and presentation of financial statement should be disclosed at one place। मुझे ना ये scattered नहीं चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने बना दिए, ये मेरी डिश हो गई, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय मैंने जिन जिन इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है, व्हाटएवर अजम्पशंस,
whatever accounting policies I have adopted in preparation and presentation of financial statement, मुझे उसको एक जगह पर डिस्क्लोज करना है और उस एक जगह का नाम क्या है? नोट्स टू अकाउंट्स। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नंबर 2 कहती है सच डिस्क्लोजर शुड फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट शुड नॉट बी ऑन डिमांड। जिसने मांगा उसको मिलेगा, नहीं मांगा उसको नहीं मिलेगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं चाहिए। ये जो नोट्स टू अकाउंट्स है, ये नोट्स टू अकाउंट जो है, इट शुड बी फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच करना है। इसीलिए आप देखोगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 ऑफ द कंपनी एक्ट क्या कहता है? हर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीजें होती है 5: स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन इक्विटी। नोट्स टू अकाउंट्स इज नाउ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और किसकी वजह से? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की वजह से। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ। दूसरी रिक्वायरमेंट है नोट्स टू अकाउंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ लगाओ। तीसरी रिक्वायरमेंट ध्यान से समझना क्या है। तीसरी रिक्वायरमेंट कहती है इफ ड्यूरिंग द ईयर देयर इज चेंज इन एन अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर करंट ईयर में आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की, पिछले साल तक कुछ और फॉलो कर रहे थे, इस साल कुछ और, चेंज वर्ड यूज हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पॉलिसी यूज नहीं हुआ है। मतलब पिछले साल तक मैं ये चीज कर रहा था, बट इसके लिए कोई अलग सी पॉलिसी थी, कोई अलग सा अकाउंटिंग प्रोविजन था, और इस साल से मैंने उसको चेंज किया है। तो AS1 का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नंबर 3 कहता है कि इफ ड्यूरिंग द ईयर एनी अकाउंटिंग पॉलिसी इज चेंज देन सच फैक्ट शुड बी मेंशन्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स। तो मुझे नोट्स टू अकाउंट्स में मेंशन करना है कि भैया मैं पिछले साल तक ना प्लांट एंड मशीनरी को स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिशिएट कर रहा था, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2026 आई एम डेप्रिशिएटिंग प्लांट एंड मशीनरी बाय WDV मेथड। इतना ही नहीं, एंड ऑल्सो इट्स इंपैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी शुड बी मेंशन। और मैंने ये जो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी किया ना, इस पॉलिसी को चेंज करने की वजह से मेरे प्रॉफिट पे कितना इंपैक्ट हुआ है, ये भी मुझे कैलकुलेट करके डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 इसको यहां पर कनेक्ट करो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के अंदर भाई साहब ये प्रायर पीरियड आइटम बन जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 क्या बोलता? अगर प्रायर पीरियड आइटम है अलग से डिस्क्लोज करो, इफ देयर इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अलग से डिस्क्लोज करो, इफ देयर इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट अलग से डिस्क्लोज करो। ये मैच हो रहा है। AS1 कह रहा है 5, 5 कह रहा है 1, बिल्कुल मैच हो रहा है। तो क्या है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नंबर 3? इफ ड्यूरिंग द ईयर देयर इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब जो पहले हो रहा था और जो अभी हो रहा है उसमें कोई परिवर्तन है, कोई चेंज है, कोई बदलाव है, उसको डिस्क्लोज करो। सिर्फ उसको डिस्क्लोज मत करो, उसका असेसमेंट करो कि उसका प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट होगा, और प्रॉफिट पे जो इंपैक्ट होगा ना उसको भी आप अलग से यहां पर डिस्क्लोज करो। हाउएवर इसमें एक एक्सेप्शन है। However, if it is practically not possible to ascertain the impact on profit, then such fact should be disclosed. सर एडी चोटी का जोर लगा दिया टू असेस द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। ये जो अकाउंटिंग पॉलिसी हमने चेंज की है, इस अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने की वजह से हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे कितना इंपैक्ट होगा, सर एडी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन ना सर वो हो नहीं पा रहा है, सर वो हो नहीं पा रहा है, सर हम कर नहीं पा रहे, तो आपको ये फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। देन आई एम नॉट एबल टू क्वांटिफाई द इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। चौथी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है, समझना ट्रिकी है। ये कहता है कि इफ फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस आर फॉलोड नो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, बट इफ एनी फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन इज वायलेटेड देन अ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन दैट रिगार्ड। हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं, whenever we prepare financial statements, तो अकाउंटिंग करते समय हमारी अकाउंटिंग कुछ assumptions पे बेस्ड होती है। उसमें से प्राइमरीली 3 assumptions होते हैं जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption, FAAS। ये 3 assumption होते हैं कि भैया गोइंग कंसर्न है, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल है। मतलब जब भी मैं अपनी अकाउंटिंग कर रहा हूं, अपने बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहा हूं, मेरे ये 3 प्रिजम्पशंस है। पहला क्या? गोइंग कंसर्न। इसका मतलब है भाई लोगों कि मेरा बिजनेस जो है ना वो बंद नहीं होने वाला है, वो चलता रहेगा फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। माय बिजनेस विल कंटिन्यू। इसीलिए मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर्स, क्रेडिटर्स सबकी अकाउंटिंग करता हूं। कंसिस्टेंसी, वट एवर अकाउंटिंग पॉलिसी आई फॉलोड आई विल बी फॉलोइंग इट कंसिस्टेंटली। यहाँ पे इंटेंशंस की बात हो रही है, एक्शंस की नहीं, इंटेंशंस की बात हो रही है। और तीसरा है एक्रूअल। एक्रूअल मतलब मर्केंटाइल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड ऑन ड्यू बेसिस। मैं अगर करंट ईयर में क्रेडिट सेल करता हूं तो क्या मैं उसको अपनी इनकम नहीं मानता हूं? बिल्कुल मानता हूं। पर सर पैसे तो मिले नहीं, फिर इनकम क्यों मान रहे हो? बिकॉज एक्रूअल कंसेप्ट कहता है। एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है? ट्रांजैक्शंस चाहे इनकम हो या एक्सपेंसेस हो, इट शुड बी रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन इट बिकम्स ड्यू।
नॉट नेसेसरीली रिसीव्ड इन कैश और नॉट नेसेसरीली रिसीव्ड इन एडवांस। अगर मेरे किसी कस्टमर ने मुझे एडवांस में पैसा दे के रखा है जिसके बदले मैंने गुड्स और सर्विसेज अभी तक नहीं दिए, कैन आई कंसिडर इट एज माई इनकम फॉर द करंट ईयर? द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नो, क्योंकि एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से एनी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी, इट इज नॉट योर इनकम। तो ये हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। मेरे सामने कोई भी सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आते हैं तो मैं ये अज्यूम करूंगा, मैं ये मानूंगा और ये क्लियर रहेगा कि भाई साहब ये तीन चीजें फॉलो की है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूअल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नंबर 4 कहता है कि भैया अगर गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूअल फॉलो हो रहा है ना, तब तो कोई अलग डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है। नो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड। अगर सब कुछ सही है कुछ मत कहो, बट अगर कहीं पे आपका कोई भी फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन वायलेट हो रहा है तो आपको अलग से डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। सर एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल लो। सपोज करो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 31 मार्च को, ध्यान से देखना, 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 5-10 अप्रैल को आपके फैक्ट्री में आग लग गई। आपकी फैक्ट्री में आग लगी, सब कुछ जलकर राख हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, फैक्ट्री ही नहीं बची। मतलब अब आप ये फैक्ट्री आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? पहली बात, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 ये बन जाएगा इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ठीक है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में हमने क्या पढ़ा है कि इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट में दो टाइप के इवेंट्स होते हैं, एडजस्टिंग इवेंट एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ये कौन सा इवेंट होगा? एज पर AS4 इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट बिकॉज नो एविडेंसेस, नो इंसिडेंसेस, नो ट्रेसेस आर अवेलेबल ऑन द ईयर एंडिंग डेट। तो AS4 के हिसाब से मुझे डिस्क्लोजर करना है। क्या डिस्क्लोजर करना है? कि देयर वाज अ मेजर फायर इन द फैक्ट्री ऑन 5th ऑफ अप्रैल ड्यू टू विच द गोइंग कंसर्न इज अफेक्टेड। और एग्जैक्टली यही चीज हमें AS1 कहता है। AS1 क्या कहता है? सब कुछ सही चल रहा है, फैक्ट्री सही चल रही है, कोई डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पर कोई भी फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन वायलेट होगा, चाहे वो गोइंग कंसर्न हो, चाहे वो कंसिस्टेंसी हो या फिर वो एक्रूअल हो, वायलेट होगा मतलब कहीं पर भी ये अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमें उसका एक स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। दैट्स ऑल। सो ये तो यार पूरी समरी हो गई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की। क्विकली जंप करते हैं ICAI के मॉड्यूल पे। ये रहा मॉड्यूल हमारे सामने, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया CA इंटरमीडिएट स्टडी मटेरियल। यहां पर उसमें आप देखेंगे यही चीजों पे बात की है। एक ब्रॉड बर्ड आई व्यू जो दिया है वो क्या है, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन क्या है, नेचर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, एरियाज इन विच डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज कैन बी एनकाउंटर्ड, कुछ एग्जांपल्स दिए, एंड कंसीडरेशंस इन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी जो हमने देखा है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, प्रूडेंस, यही चीज हम लोगों को देखनी है। तो कुछ बेसिक एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया है। जो चीजें मैंने आपको मेरे नोट्स में समरी बनाकर दी है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ गो थ्रू ऑफ द मॉड्यूल सो दैट हम लोग कुछ स्किप ना करें, कुछ मिस ना हो हमसे। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन हमने देखा है, हाँ जी। उसके नीचे क्या है? अगर असम्पशंस फॉलो हो रहे हैं तो कोई स्पेसिफिक डिस्क्लोजर की जरूरत है? नहीं है। बट अगर असम्पशन फॉलो नहीं हो रहे हैं तो डिस्क्लोजर की जरूरत है, वो हमने यहां पर देखी है। अकाउंटिंग पॉलिसीज के एग्जांपल दिए हैं। कैश फ्लो में डायरेक्ट मेथड है या इनडायरेक्ट मेथड है, ये भी अकाउंटिंग पॉलिसी है। इन्वेंट्री के लिए मैं फीफो फॉलो कर रहा हूँ, वेटेड एवरेज फॉलो कर रहा हूँ, ये भी अकाउंटिंग पॉलिसी है। अकाउंटिंग पॉलिसी के सिलेक्शन के 3 पैरामीटर्स हमने क्या देखा है? प्रूडेंस हमने देखा है, ये देखिए यहां पर एग्जाम्पल दिया है, प्रूडेंस का एग्जाम्पल दिया, सिर्फ प्रूडेंस को एक्सप्लेन किया, प्रूडेंस का एग्जाम्पल दिया है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म हमने देखा है कि आपको ये देखना है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी मैं फॉलो करूं, इट शुड legitimately explain the substance of a transaction, not just the format of the transaction. Materiality, yes. दोस्तों इतनी डिटेल में क्यों घुस रहे हैं? क्योंकि छोड़ना कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली AS1 पे कोई क्वेश्चन नहीं आया, आएगा नहीं आएगा उसके ऊपर हम प्रेडिक्शन नहीं दे सकते हैं। एक सिंपल सी चीज है, इफ even a full stop is covered in the ICAI module then it is in our syllabus and as a CA student we cannot skip it। ये चीज का ध्यान रखना है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या है? 4 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, वो हमने देखी है। उसके ऊपर यहाँ पर सिंपल ये एग्जाम्पल दिए। मैं सबको सजेस्ट करूंगा एक प्लेन रीडिंग एग्जाम्पल्स की आपको देनी है, ठीक है। प्लेन सिंपल रीडिंग आपको यहाँ पर देनी है। अगेन ऐसे क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में नहीं आए, पर नहीं आ सकते ऐसा कहीं पे कोई रूल नहीं है। MCQ भी बना सकता है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, एक्चुअली नील के बराबर है। तो इसका मतलब नहीं है कि हमें छोड़ना है। एक प्लेन सिंपल रीडिंग आप लोगों को इन क्वेश्चंस की देनी है, बस इतना ही मेरा एक प्लेन सिंपल सजेशन यहाँ पर रहेगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया।
सिंपल सी चीज है, चैप्टर यहां पर खत्म हो गया। और आईसीए ने लास्ट में एक लाइन क्या है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू रीड द फुल टेक्स्ट ऑफ AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। मतलब आईसीए आपको यहाँ एंकरेज कर रहा है कि भैया तुम एक काम करो, जरा जाकर ना बेयर एक्ट पढ़ लो ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। ज्यादा पेजेस का नहीं है, 6-8 पेजेस का है, वो भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन समरी मैंने आपकी यहाँ पर बना दी है, तो आपको वो एक्चुअली पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोगों को यहाँ पर जो नट शेल में ध्यान रखना है, याद रखना है, वो सबसे सिंपल चीज है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ AS1 कितनी है, 4। सबसे पहला क्या है, ऑल द अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज्ड एट वन प्लेस नोन एज नोट्स टू अकाउंट्स। नंबर 2, सच डिस्क्लोजर शुड फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अपेंड करना है, अटैच करना है। नंबर 3, if during the year there is change in accounting policy, then such fact should be disclosed. However, its impact on profitability should also be disclosed. However, if it is practically not possible to ascertain the impact on profitability, then such fact should be disclosed. And number 4, if fundamental accounting assumptions are followed, no disclosure required. But if any fundamental accounting assumption is violated during the year, then you need to make a specific disclosure in that regard. 3-4 एग्जाम्पल्स हैं मॉड्यूल के, फटाक से पढ़ लीजिएगा, खत्म कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर दोस्तों? चलिए, सो दैट वाज ऑल अबाउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। बस इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी अच्छे से करते रहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने में थोड़े ट्रिकी है, बट ट्रस्ट मी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है, और इतने ही इंटरेस्टिंग और ईजी मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स, विद द हेल्प ऑफ माई बुक्स, विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल्स दैट आई गिव यू, विद द हेल्प ऑफ माई क्वेश्चन बैंक, एवरीथिंग। आई एम नॉट सेइंग आई एम द बेस्ट, बट आई डू हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स टू मेक यू द बेस्ट। ठीक है? थैंक यू सो मच, गुड डे ऑल ऑफ यू।